गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, सामान्य हिंदी से जो विगत वर्षों में यूपी पुलिस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब के बारे में। तो हम अपनी सीरियल लेके चल रहे हैं। तो हमने पहला इसमें कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। उसके बाद में जो करने वाले हैं वो है सेकंड है इसका, जिसे बोला जाता है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। तो आप सबको पता है कि बिना इसके हिंदी का पेपर अधूरा रहता है, इसलिए अब हमने इसको कर लिया है, बट अब इसको करने वाले हैं क्योंकि इसमें जो जानकारी दी गई है उससे करीब हमारे 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या होती है। तो भाषा की मूल इकाई हम इसमें देख लेते हैं, क्या आंसर बी है इसका। थोड़ी समरी देख लेते हैं इसकी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण या ध्वनि होती है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होता है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होता है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होता है और पदबंध से छोटी इकाई पद होता है। पद से छोटी अक्षर होता है। ठीक है। और उससे छोटी होती है वर्ण या ध्वनि। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है राम का, तो राम के एग्जाम्पल में हमें क्या समझ आ रहा है कि राम एक शब्द है, लेकिन रा और माँ इसमें अक्षर हैं। अगर ध्वनियों की या वर्णों की बात करी जाए तो इसमें 4 वर्ण हैं, जैसे कि र हलंत, बड़ा आ, फिर माँ हलंत, फिर छोटा आ। ठीक है। रा के साथ हलंत नहीं है, कॉमा लगा हुआ है, इसलिए गलत फहमी ना पड़े। अगला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई हमें पता है क्या होता है, तो इसका आंसर है बी, वर्ण। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है तथा व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आयोग व 2 अह एवं अंग होता है। 2 द्विगुण होते हैं, जैसे ड और ढ, तथा 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के भेद की बात करी जाए तो आंसर है इसका 2, यानी आंसर है सी। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। मूल स्वरों की संख्या 11 होती है तथा व्यंजनों की 33 होती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। आप सब जानते हैं कि क्या होते हैं वर्ण और क्या होते हैं व्यंजन, वो क्या होते हैं स्वर और क्या होते हैं व्यंजन। अब देख लेते हैं जरा। व्यंजनों का स्पर्श व्यंजन होता है एक टाइप का, ठीक है। एक अंतस्थ होता है और एक होता है ऊष्म व्यंजन। तो इन तीनों व्यंजनों के बारे में हम एक बार समझ लेते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन होता है उसमें कितने होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। तो क वर्ग होता है, च वर्ग होता है और ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। तो क वर्ग में आ जाता है क, ख, ग, घ, ढ, और च वर्ग में आ जाता है च, छ, ज, झ, चूल मैया। उसके बाद में ट वर्ग में आता है ट, ठ, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में देख लेते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में देखें प, फ, ब, भ, म। कुछ अलग नहीं है, सिंपल सा। हमें जो ये वर्ग याद हो जाएं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसके बाद में 5 तक काउंट करते जाओ, उसके बाद में अगला काउंट कर लो। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन को। अंतस्थ व्यंजन में आता है यर, लब, 4 वर्ड होते हैं इसमें। ऊष्म व्यंजन में देखें तो स, 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 ह, यानी उसमें वो होते हैं जिन्हें अंदर से ऊष्मा निकले। ठीक है। तो वो भी 4 ही होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, याद हो जाएंगे। अब स को देखते हैं तो स का उच्चारण होता है वो 3 तरह से किया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं श वाले श की। का उच्चारण स्थान कौन सा होता है बेटा, तो इसका उच्चारण होता है तालुक, यानी जो हमारा तालुक भी होता है वहाँ से निकलता है इसका स्वर, किसका, श का। एक बार देख लें, तालुक, कंठ, दंत, मूर्धा। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस के बेस पे भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं तालुब्य में क्या आ जाता है, वर्ड कौन से आते हैं, ए, ई, च वर्ग, य और सा। तो पूरा च वर्ग आ जाता है, छोटी बड़ी आ जाती है, य और सा आ जाता है किसमें, तालुब्य में। कंठे में देखते हैं तो कंठे में आ जाता है छोटा, बड़ा, और बड़ी अंग, क वर्ग और हा। यहाँ पे जब बोलते हैं तो आवाज़ कंठ से निकलती है। अब दंत में देखते हैं तो दंत में किसके निकलती है, दंत में निकलती है ता वर्ग निकलता है पूरा, और ला और सा। अब मूर्धन्य में देखते हैं तो रे, ट, रे और टा वर्ग और रा और सा, ये हमारा मूर्धन्य में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है।
तो रा व्यंजन किस में नहीं आ रहा है बेटा, हमें पता होना चाहिए। तो मातृभूमि में रा नहीं आ रहा, ठीक है। किस में नहीं आ रहा, मातृभूमि में रा नहीं आ रहा। मात्र में आ रहा है, मूर्धा में आ रहा है, क्रम में आ रहा है। तो कैसे देखते हैं इसे, ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती द्वितीय पाली में पूछा गया था, 2018 का क्वेश्चन है। तो मातृभूमि शब्द में रा व्यंजन नहीं है। जैसे मातृभूमि जब लिखते हैं तो माँ, म हलंत प्लस आ प्लस त प्लस रिरी प्लस भ हलंत के साथ प्लस छोटा बड़ा ऊ प्लस म हलंत के साथ प्लस छोटी ए। तो मात्र क्रम मूर्धा, तो मात्र में आ जाता है मातर और क्रम में आ जाता है क र अ म अ और मूर्धा में आ जाएगा म उ र ध आ। अगला देखते हैं कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। तो नासिका द्वारा कौन सा उच्चारित होता है, जा होगा नहीं, दा होगा नहीं। तो हमारा आंसर जो होता है वो होता है ए, यानी णा। णा को जब हम बोलते हैं तो नासिका से उच्चारण होता है। वर्णमाला में 5 वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है, जैसे कि णा, चूलमैया, णा, न, म, ये कैसे कहलाते हैं, और अनुस्वार। अगला देखते हैं स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। तो एक स्वर रहित है व्यंजन, एक स्वर सहित है, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है संयुक्ताक्षर, यानी संयुक्त अक्षर बनता है। जैसे जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से संयोजित करता है तब वह संयोगात अक्षर के रूप में जाना जाता है। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 कैसे अक्षर हैं, संयोगात अक्षर। व्यंजन वर्णमाला में शामिल हैं। इनका जो विवरण है वो कुछ इस तरह से है। का जो छा होता है उसकी उत्पत्ति का प्लस सा से हुई है, त्रा की उत्पत्ति हुई है त्र प्लस रा से, और ज्ञा की उत्पत्ति हुई है ज प्लस चूलमैया से। तो जिस चूलमैया को हम फालतू समझते हैं उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है ज्ञा में। अब देखते हैं स प्लस र बराबर स्र। अब निम्न में तालव्य ध्वनि क्या है, तालव्य हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो स होता है श, वो तालव्य ध्वनि है। जो ध्वनियाँ अभी हमने देखी हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। तालव्य ओठ है, ओष्ठ है, मूर्धन्य, कंठ है, दंत, यानी वो ध्वनि जो इन चीज़ों को टच करके निकाली जाती है उसी का नाम हम उस ध्वनि से जानते हैं। जैसे तालव्य में देख लेते हैं छोटी बड़ी पूरा चा वर्ग है य स। ओष्ठय में देख लेते हैं ओ उ प, ये वर्ग आता है। यानी जिन चीज़ों में बोलने में जो चीज़ एफर्ट लगाए आकृति बना दे वही हमारा आंसर होता है। मूर्धन्य में देख लेते हैं, बोल के देख लिया करो जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए। तो मूर्धन्य में रे ट। कंठे में देख लें, कंठे में जो आएगा वो आएगा अ आ, यानी कंठ से निकल रहा है स्वर। दंत में देख लो जो दांत को टच करे पूरा तावर का आता है स। हवा जो टच कर रही है दांतों को कर रही है ल। अब देखते हैं निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है। अब सघोष अघोष होते हैं, तो अघोष को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में आंसर आप लगा पाएंगे। तो वैसे क जो होता है क अघोष होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तथा स, स और स अघोष कहलाते हैं। तो अब सघोष में देख लें जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन जो होता है वो सघोष होता है। तो ऑड और इवन करके देख लें जो अक्षर होता है, जैसे चौथा है, तीसरा है, तो इसमें ऑड इवन भी काम नहीं कर रहा ठीक से, क्योंकि तीसरे के बाद में चौथा भी आ रहा है, 5वां भी आ रहा है। ठीक है, अब एक बार इसमें बोल के देख लें ग ग ज घ। इसमें क्या है, स्वर तंत्रियां कंपन कर रही हैं, बट काग में स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जानते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये भी समझ लीजिए। अब देखते हैं सर्वनाम कहते हैं। अब देख लें क्रिया को जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए
उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना, पढ़ना सोना आदि। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए के उच्चारण में क्या आ सकता है? तो ए के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों आते हैं, इसी की सहायता से ए को बोला जाता है। इसका आंसर सी है। अगला देख लेते हैं। उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता से व के उच्चारण में दंत होते हैं और ओष्ठ की सहायता की जाती है। तो अगर आप व बोलते हैं तो किसकी सहायता होगी? ओष्ठ एवं दंत की सहायता। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं। तो स्वतंत्र बोले जाने वाले वर्ण कौन से होते हैं? स्वर होते हैं, जिनमें किसी व्यंजन की सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं ढ वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ढ वर्ड का जो उच्चारण स्थान है वो होता है ट वर्ग, यानी दूसरा। ट वर्ग दूसरा। जैसे कि ढ वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है और यह ट वर्ग का चौथा वर्ड होता है। ऐसे करके इसमें फिलअप कर लें आप। ये भी आपका पूछा गया यूपीएसआई में। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है उसको रिक्त स्थान भरने हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया स्वर कितने हमारे पास 11 स्वर होते हैं। अ आ ए ई ओ उ रे ए ओ औ। अब देखते हैं वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है इसका मतलब हम बोल के भी देख सकते हैं। ज आ च ट ई। तो हमारा जो आंसर सी है वो ही है। ई हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे पुल्लिंग नहीं होता तो अन्य सभी अक्षरों से पुल्लिंग बनेंगे, जैसे सूची, मौनी, मांडवी। ये क्या है? जहाँ भी बड़ी ई लग जाएगी नाम बदल जाएंगे। अब देखते हैं च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। च वर्ग हमें पता है तालुब्य में आती हैं, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं थोड़ी समरी। च छ ज झ चूल मैया ध्वनियाँ तालुब्य के अंतर्गत आती हैं। कंठे में क वर्ग क ख ग घ ड़ तथा दंत में त थ द ध न एवं वत्स वर्ग र स ध्वनियाँ दंत मूल मसूड़ा के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्लस आ प्लस क प्लस स प्लस अ क्या बना देता है? तो ये क्या बनाएगा हम बना के देख लेते हैं। द पूरा होता है आ के साथ मिलके और छ पूरा होता है क स के साथ मिलके। तो ये हमारा जो आंसर होता है वो क्या होगा? आप लोग बना के देख लें एक बार। ऐसे इसका आंसर होता है दक्ष। आगे देख लें, दकस बनाना है तो दकस के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, दक्ष बनाना है तो ये लगाना है और दाग बनाना है तो ये लगाना है, यानी वर्ड का संयोग होना जरूरी है। अब देखते हैं निम्नलिखित स्वर में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसका जो पहला है हमारा, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछ लिया गया 2019 में, तो इन्हें इग्नोर ना मारें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। आंसर है इसका बी व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क प्लस आ बराबर क। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का। तो हमें पता है हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं उसमें हलंत। देख ले एक बार, समझ लें इसे। जैसे कमल लिखना होगा तो क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस आ प्लस ल हलंत प्लस अ बराबर कमल। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में रि की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो रि की मात्रा का उपयोग किस में हुआ है? क्रिया, रिपु, वर्षा, पृष्टि। तो हम सब देख पा रहे हैं कि आंसर इज डी। तो डी में क्या है? रे। जैसे वृष्टि लिखते हैं तो व प्लस रिरी प्लस स प्लस ट प्लस ए। अब देखते हैं तद्भव से कितने क्वेश्चन आए। सेकंड कॉन्सेप्ट है ये हमारा तद्भव। तद्भव तत्सम 2 चीज़ें होती हैं, इनका आंसर आपको भी समझ आ जाएगा। निम्नलिखित में से उद्भव शब्द छांटिए। उद्भव छांटने के लिए हमें पता होता है, एक होता है उद्भव। तो उद्भव में हम देखते हैं कि कपूर जो होता है वो उद्भव है, बाकी मयूर, मानसिक और पक्ष ये हमारा कैसा है? ये तद्भव है। ठीक है, वो सॉरी, इसमें से हमें तद्भव छांटना था। तत्सम हमारे पास ये बाकी 3 है। तो जो तद्भव है वो हमारा कपूर है। अगर इसका तत्सम देखा जाए तो वो कर्पूर होगा, जबकि पक्ष, मयूर, मानसिक, तत्सम ये सब क्या है? तत्सम है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तो तद्भव शब्द को अगर देखा जाए तो हम पहचान सकते हैं। तद्भव वो होता है जो उसके जैसा होता है बट
तत्सम वो होता है जो वही होता है, जैसे कि अचरज, अंगरक्षक, अंधकार, आशा। आंसर है इसका ए, अचरज। अचरज कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, और ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया 2018 में। आप एक बार देख लें। अचरज का आश्चर्य होता है, अंधेरे का अंधकार होता है, अंगरक्षक का अंगरखा होता है, एवं आशा का आस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव पहचानने के लिए हमारे पास फिर से आ चुका है, पाषाण, कंगड़, प्यासा, पच्छ। तो तद्भव, इसमें आंसर सी होता है, प्यासा। इसको हम पिपासु बोलते हैं, जबकि पाषाण पत्थर को पाषाणी बोलते हैं तथा पच्छ को पच्छ बोलते हैं। ये हमारे तत्सम हो गए, और जो तत्सम नहीं है वो है प्यासा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर वाला, कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द को हम क्या कहते हैं, जो कि हिंदी में उपयुक्त होता है? जैसे तद्भव शब्द है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग किया गया, उसे हम तत्सम बोलते हैं। आंसर इज बी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ग्राम, अश्रु, सूर्य, माथा। आप देख सकते हैं माथा जो है वो हमारा तद्भव है, बाकी सारे तत्सम है क्रमशः। जैसे गांव, ग्राम का गांव हो जाएगा तद्भव, और अश्रु का आंसू हो जाएगा तद्भव, और सूर्य का सूरज हो जाएगा तद्भव। अगला क्वेश्चन है हमारा, तद्भव शब्द बने हैं, किससे बने हैं तद्भव शब्द? तो तद्भव जो बने हैं वो बने हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। जैसे तत् प्लस भव बराबर शब्द का अर्थ है उससे होना, यानी उससे उत्पत्ति, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत परिवर्तन होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप होता है। जैसे ये 4 है, इनमें से सही तद्भव रूप कौन सा होगा? तो गांव होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो निद्रा जो होता है वो तत्सम होता है, बाकी कान, मोर, बंदर ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हमारे तद्भव। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप होता है। तो देखते हैं, मृच्छका का पूछा गया है, तो मोर, मेंढक, भौरा, मक्खी क्या हो सकता है मृच्छका का? दिमाग लगाएं और उत्तर दें। तो मृच्छका का जो होता है वो होता है मक्खी। अगला देखते हैं, चतुष्पदी का तद्भव क्या है? चतुष्पदी, तो इसका होता है चौपाई। अन्य सभी विकल्प तर्कपूर्ण नहीं है। अब देखते हैं जालक तद्भव क्या है। जालक तद्भव कैसा हो सकता है? तो झरोका जो होता है वो जालक का, वो क्या है? वो जालक का तद्भव है। तद्भव और तत्सम में अंतर आपने देख ही लिया, समझ ही गए हैं, फिर भी बार बार आपके सामने आ रहा है तो याद रखें। जैसे जो संस्कृत से ही है, पर प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं, ऐसे शब्द ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो चक्ष, उष्ठ, श्रृंगार, दधि। तो हमारा जो चक्ष, उष्ठ और श्रृंगार, वो दधि है वो कंप्लीट है, लेकिन श्रृंगार जो है वो हमारा कैसा है? वो तद्भव है, तत्सम नहीं। अब देखते हैं, संस्कृति भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे शब्द कहलाते हैं, रूप नहीं बदलता उनका, तो वो कहलाते हैं तत्सम। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तो जो तद्भव का सही जोड़ा नहीं है वो कौन सा नहीं है? वो नहीं है आपका दध दही है, नज़र आँख है, उष्ट ऊँट है, श्रृंगार श्रृंगार है। तो हमारा आंसर सी जो है, सी नहीं है हमारा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा, धूर्य का मानक शब्द रूप लिखिए। तो धूर जो होती है उसका मानक रूप क्या है? धूल होता है, तो धूल हमारा आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या हो सकता है? तो ज्येष्ठ का अर्थ हम जानते हैं बड़ा होता है, आंसर इज ए। अगला देखते हैं, इसकी समरी देख लें।
ज्येष्ठ का और अनुज का हमें पता होता है, अनुज का छोटा होता है, देवर का द्विवर होता है, ठीक है। कनिष्ठ होगा किसका, छोटे का कनिष्ठ होता है, देवर का द्विवर होता है। तो ये आगे आ जाए तो याद रखें इसको। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो हम किंचित का देख लें एक बार। किंचित का क्या हो सकता है, किंचित का होता है कुछ, किंचित का क्या होता है, कुछ होता है। तो आंसर इज सी, ठीक है। तो अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं इसको, अगली वीडियो में आगे का डालेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, बट हाँ वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपके काम वीडियो आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। यूपी पुलिस से इसमें से हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 80% इसी में से आएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको कराया जा रहा है। थैंक यू सो मच।